जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आप खैरियत से हैं? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ और मुझे महसूस होता है कि MBTI आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और यकीन करें कि आप जितना उसको पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही उसका मज़ा आता रहेगा। तो बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने आपके सुने, कुछ लोगों की क्वेरीज भी हैं, लेकिन याद रखें कि MBTI हमारा फुल सेशन नहीं है, वो एक लिमिटेड सेशन है जिसमें हमने सिर्फ आपको टेक्निकल चीज़ों को बताना है कि आप उसको कैसे सीख सकते हैं। तो अब सीखने का अमल आपका शुरू हो चुका है, तो आप ये ना हो कि बाकी जो 6 दिन है इस सेशन के उसको भुला के सिर्फ MBTI में घुसे रहें। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने आप को बाहर भी निकालें ताकि बाकी चीज़ें भी हैं जिनकी तरफ हमने जाना है। तो आज का जो दिन है, दूसरा दिन है, ये प्रोफेशंस। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है कैरियर काउंसलिंग के बाद, वो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आप यकीन करें, किसी से पूछ लें, इवन आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, बड़े कामयाब डॉक्टर से मिल रहे हैं, उन्हें कहें जी डॉक्टर साहब आपने ठीक फैसला किया था अपने प्रोफेशन का, वो भी सोचना शुरू करेगा, कहेगा यार पैसा तो बहुत कमाया है और बड़े मरीज़ ठीक किए हैं, बड़ी सर्जरीज़ की हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया। ऐसे महसूस होता है कि कोई कमी रह गई थी। आप इसी तरह किसी बिलियनर से पूछें कि जनाब आप अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हैं, वो कहेगा यार पैसा मैंने भी बड़ा कमाया है, लेकिन अपने दिल का काम नहीं कर सका, वो काम जो मेरे दिल के करीब हो, मैं वो उस प्रोफेशन में नहीं आया। लिहाजा प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया के बारे में कहते हैं कि 99% लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने प्रोफेशन से। उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे ये ज़रूर महसूस होता है कि काश मैं इसके बजाय वो कर लेता तो मैं ज़्यादा कामयाब होता। दो चीज़ें हैं, आप दुनिया में किसी जगह जाएं तो आपको ये दो चीज़ों से पाला पड़ेगा। एक तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपके सामने बैठा हुआ बंदा ऑर्डर करता है, या जो साथ वाली टेबल है उसके ऊपर कोई बंदा ऑर्डर करता है, तो इंसान हमेशा अपनी प्लेट को देख के दूसरे की प्लेट की तरफ इसने ज़रूर देखता है और फिर उसके बाद दिल में उसको महसूस होता है कि मैंने ये क्या झक मार दी, मुझसे तो बेहतर उस शख्स ने ऑर्डर किया, काश मैं वो मंगवा लेता। ये इंसान की एक नफ्सियात है, इंसान की ये एक साइकोलॉजी है। सेम इसी तरह मर्दों के बारे में कहते हैं कि उन्हें दूसरों की बीवियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं हमेशा। वो समझते हैं यार मेरी बीवी तो बड़ी बेकार है और ये जो दूसरी बीवी बेगम है वो कितनी अच्छी है। तो ये भी इंसानों का। इसी तरह ख़वातीन का ये होता है कि वही हमेशा ही कहती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा पीछे रह गया, दूसरे लोगों के बच्चे बहुत आगे निकल गए। और सेम इसी तरह प्रोफेशन के बारे में है कि हर इंसान ये सोचता है कि काश मैंने इस प्रोफेशन के बजाय उस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया तो आज मैं मुख्तलिफ जगहों पर होता। अच्छा, ये जो इंसान का एक इशू है, इंसान हमेशा इसके बारे में सोचता रहता है, तो आप भी सोचते होंगे। लेकिन आज के दिन हम सिर्फ 4 आपको ऐसे टेस्ट बताएंगे, 4 ऐसे आपको पैरामीटर्स बताएंगे जिसकी बुनियाद पे आप अपना प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, या आपकी फैमिली अडॉप्ट कर सकती है, या आपके दोस्त अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। बहरहाल मेरा मशवरा आपको ये है कि अपने आप से स्टार्ट करें, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बच्चे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो प्रोफेशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये होता है कि आज का प्रोफेशन कौन सा है, द टूडेज प्रोफेशन। याद रखें कि दुनिया के हर ज़माने के कुछ प्रोफेशंस होते हैं और वो प्रोफेशन उस वक्त कामयाब होते हैं। मसलन आज से 20 साल पहले तक इंजीनियर बड़े कामयाब होते थे, डॉक्टर बड़े कामयाब होते थे। हमारा सारा बचपन ये सुनते हुए गुजरा कि काश तुम डॉक्टर बन जाते, काश तुम इंजीनियर बन जाते, बड़े पैसे कमाते हैं। आपने भी सुना होगा। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो आपका बचपन भी इसी तरह फैंटा लग के गुजरा होगा। आपके पेरेंट्स ने भी कहा होगा चल डॉक्टर बन, चल इंजीनियर बन, क्योंकि उस ज़माने में इंजीनियर और डॉक्टरी जो थी ये दोनों बहुत बड़े प्रोफेशन होते थे, उस ज़माने के प्रोफेशन थे। बल्कि शायद आपको ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान के 5 मेडिकल कॉलेजेस 1970 और 1980 की दहाई में पूरा पूरा बैच जो था अमेरिका चला गया था। अमेरिका ने सारे बैचेस जो मेडिकल कॉलेजेस के वो सारे के सारे अमेरिका ने उनको इमिग्रेशन दे के अमेरिका बुला लिया था। सेम इसी तरह पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे अमेरिकन ने हायर कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज भी ये दोनों प्रोफेशन बड़े तगड़े हैं पाकिस्तान में। मेडिकल कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट हो जो उसने MBBS किया हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज से किया हो तो उसे बड़ी आसानी से वजीफ़ा मिल जाता है और वो बाहर जाके पढ़ने के लिए चला जाता है और बाहर उसको नेशनलिटी भी मिल जाती है। सेम विद इंजीनियर्स की आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत गुंजाइश है, जापान के अंदर बड़ी गुंजाइश है, यूरोप के अंदर 3 यूरोप के मुल्क हैं जहाँ पे बहुत गुंजाइश है। तो इंजीनियर्स को बड़ी आसानी से वीज़े मिल जाते हैं और साथ उन्हें वहाँ पे नेशनलिटी भी मिल जाती है, उनका प्रोसेस बड़ा आसानी से हो जाता है। सेम कनाडा के अंदर भी अगर आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले मिलेंगे आपको।
क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज भी दुनिया को अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई डॉक्टर अगर ये बताता था कि मैं MBBS हैं, तो बाहर से उसे फौरी तौर पर जॉब की ऑफ़र हो जाती थी, क्योंकि उस ज़माने के ये दोनों बड़े प्रोफेशन थे। फिर आपके सामने सन 2000 आया, तो उसके बाद आप देख लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड लोग जो थे उनके लिए दुनिया खुल गई। यानी अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर्स का पता है, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप MBA कर रहे हैं और आप मास्टर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए दुनिया खुल जाती थी। तो उस ज़माने में ये दोनों फील्ड्स जो थी, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट और साथ साथ ये जो कंप्यूटर साइंसेज है, उसके लिए पूरी दुनिया खुली हुई थी। तो ये उस ज़माने की साइंसेज थी, उस ज़माने के प्रोफेशंस थे। तो उस वक्त आपने देखा कितनी नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने लोगों ने ये आर्ट सीखा, कितने लोगों ने डिग्रियाँ ली और कितनी ज़बरदस्त और मज़े की खुशहाल ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। उसके बाद जो आज का दौर है, ये दौर मुख्तलिफ है। इस दौर में सोशल मीडिया जो है ना वो पीक पे है। इस वक्त दुनिया की 47% दौलत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। 47% दौलत। अगर फ़र्ज़ कर लें कि दुनिया में $1 बिलियन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो 47% जो $1 बिलियन का है वो इस वक्त ई-कॉमर्स में या सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है, वहीं पे चल रहा है। और वो देख लें, ये जो करेंसीज़ होती हैं, बिटकॉइंस हैं, और इसके अलावा ये जो करेंसीज़ हैं, आप देख लें कितनी बड़ी मार्केट उसकी क्रिएट हो गई कि आप बिटकॉइन के ज़रिए जहाज़ खरीद सकते हैं। यानी बड़ी आसानी से आप कोई बोइंग कॉरपोरेशन का जहाज़ खरीद लें आप बिटकॉइंस दे के। यानी पूरी एक पैरेलल इकॉनमी डेवलप हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज के जो दौर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दौर है। ये सोशल मीडिया का दौर है और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का दौर है। यानी साइबर सिक्योरिटी के लिए जापान के अंदर 5.5 लाख इस वक्त जॉब्स मौजूद हैं, और जापान 5.5 लाख लोगों को ट्रेस कर रहा है, तलाश कर रहा है जो जापान के अंदर आए और साइबर सिक्योरिटी में काम करें। पूरा यूरोप इस वक्त इंतज़ार कर रहा है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग आएँ और वो उनको नेशनलिटी दें। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है साइबर सिक्योरिटी की, कनाडा के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप यकीन करें कि बेइंतहा बड़ी मार्केट है। तो साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स, 3 चीज़ें जो हैं आज के दौर की साइंसेज हैं, ये आज के दौर के प्रोफेशंस है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर तो आप 20 साल से छोटे हैं और आप कोई कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि जो आज के प्रोफेशंस है आप उसमें जाएं। और आज के प्रोफेशंस कौन से हैं? 3 मेन प्रोफेशंस है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी मार्केट है इसमें अंदर। तो आप अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ लें, पाकिस्तान में कोई छोटी डिग्री ले लें, उसके बाद कोई बड़ी डिग्री बाहर से ले लें, ना भी हो तो आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप डिग्री अपनी बेहतर ले सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। सेम इसी तरह ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आप हैरान ही हो जाएंगे कि लोग अब जो पीने का पानी है वो भी ऑर्डर करते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं देख रहा था एक दिन, उन्होंने कहा पानी की 2 बॉटल्स मंगवाई हैं। मैंने कहा बॉटल्स कहाँ से मंगवाई? उन्होंने कहा फूड पैंडा की। मैंने कहा फूड पैंडा से क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हमने ऑर्डर किया, अभी देखें 2 बॉटल्स पानी की आ जाएंगी। तो मैंने कहा वो तो बड़ी महंगी पड़ेंगी। उसने कहा नहीं, मार्केट में जब जाते हैं तो वो पानी की बॉटल महंगी है और जब फूड पैंडा आपके घर डिलीवर करता है वो सस्ती होती है। मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ पे। सेम इसी तरह फूड तो ज़ाहिर है फूड पैंडा के जरिए आपको मिल ही जाती है, इवन गोलगप्पे आपको मिल जाते हैं, चटनियाँ आपको मिल जाती हैं, आपको कढ़ाई गोश्त आपको फराम कर दिया जाता है, आपको नान फराम कर दिए जाते हैं। तो आप देख लें ई-कॉमर्स कितनी बड़ी तगड़ी साइंस। सेम इसी तरह आप हर चीज़ जो है आप अब ई-कॉमर्स के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। मुख्तलिफ आपने देखा वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उस वेबसाइट पे आप ऑर्डर करें और घर में आपको डिलीवर हो जाता है। तो ई-कॉमर्स जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी हर चीज़ आपने अगर को ऑर्डर करनी है अब, तो बैंक की आपकी ऐप्स हैं, उनके अंदर आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करें और उसके बाद पैसे यूँ करके शुरू करके दूसरे की अकाउंट में चले जाते हैं। बड़ा ईजी, ना आपको चेक देने की ज़रूरत होती है, ना आपको कैश किसी को डिलीवर करने की ज़रूरत होती है, ना आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं आप। तो इतना ईजी, यानी बैंक जो है उन्होंने अपने आप को ई बैंकिंग कर दी हुई है और वो उस पर ले गए हुए हैं, और चीज़ें जहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं वो सारे के सारे पोर्टल्स जो इस वक्त हैं वो आपको नज़र आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं, और आप उनको डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे वो प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप उनको ऑर्डर करते हैं, पैसे डिलीवर करते हैं, वो आपको जो चीज़ है वो आपको घर में डिलीवर कर देते हैं। कोई यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी फ्रॉड हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी ज़रा कमज़ोर है,
लेकिन वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो राइट्स हैं लोगों के परचेज़ करने के, वो बड़े इंटैक्ट हैं। वहाँ पे आप गलत चीज़ नहीं दे सकते, गलत चीज़ देते हैं तो पूरी एप्लीकेशन जो ऐप है उसके खिलाफ केसेस हो जाते हैं। तो यूरोप के अंदर बहुत प्रोटेक्टेड है, आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, आपकी जो परचेजिंग है वो प्रोटेक्टेड है, आपकी बैंकिंग जो है वो प्रोटेक्टेड है, और आप जो मटेरियल मंगवा रहे हैं वो 100% कंपनी इंश्योर करती है कि वही चीज़ आपको डिलीवर हो। तो वहाँ पर डिलीवरी का मैकेनिज्म भी बड़ा तगड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये बहुत जल्दी बन जाएगा, यानी बड़ा तगड़ा हो जाएगा ये ई कॉमर्स जो है। आप इसमें से किसी किस्म की कोई डाउट नहीं निकाल सकेंगे। तो आज के जो प्रोफेशन है वो साइबर सिक्योरिटी, आप वो सीखें और ई कॉमर्स सीखें बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया, क्योंकि ये सोशल मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, ये बड़ी तगड़ी चीज़ है। यानी सारी एडवर्टाइजिंग आप देख लें टेलीविज़न से, अखबारों से शिफ्ट होकर कहाँ आ गई आपके मोबाइल में। अभी आप जो ये वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर भी किसी न किसी वक्त कोई ना कोई ठा करके आपको ऐड दिखा देगा, ना वो तो हम तो आपको दिखाई देंगे। अब जो हमारे अपने वीलॉग्स होते हैं उसके अंदर देखें इश्तिहार चल रहे होते हैं, तो नीचे पट्टियों में इश्तिहार चल रहे हैं, दरमियान में इश्तिहार चल रहे हैं। कोई भी आप वीडियो क्लिक करते हैं तो सामने पहले 2 4 5 इश्तिहार आ जाते हैं, वो कह देते हैं स्किप करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसके बावजूद आपके माइंड में वो घुस जाते हैं। तो ई कॉमर्स जो है ना, या डिजिटल जो इसका मीडिया है वो इस वक्त बड़ा तगड़ा है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख सकते हैं। तो 3 आज के प्रोफेशन है। अगर आप 20 साल से छोटे हैं या आप अपने बच्चों के बारे में परेशान हैं कि उनको किस किस्म का काम करना चाहिए, तो मेरी आपको मशवरा यही है मेरा कि आप ये 3 प्रोफेशन है, आप इसमें बच्चों को भेज दें। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा और आगे चलना चाहते हैं तो जो एक ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पे कहा जाता है पूरी दुनिया शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है ना वो भी सीख लें। वो आज का प्रोफेशन है और आने वाले दिनों का प्रोफेशन होगा। अगले 10 15 20 साल ये एक बहुत बड़ी साइंस होगी, बहुत बड़ी मार्केट होगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप बच्चों को करवाना चाहते हैं या आप खुद बच्चे हैं तो आप इसके ऊपर फोकस करें, और इसे सीखना या इसमें डिग्री लेना बहुत आसान है। क्योंकि हमारे जो बच्चे अब आँख खोलते हैं तो वो मोबाइल से या टैबलेट से वो आँख खोलते हैं, तो उन्हें टैबलेट्स का पता है, मोबाइल फ़ोन का पता है, स्मार्टफोन का पता है। तो अगर आपको स्मार्टफोन चलाना आता है, टैबलेट्स चलानी आती हैं, या आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। अब बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक उकाड़ा से एक साहब आए थे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मैट्रिक पास हैं। तो उस मैट्रिक पास बंदे ने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सीखी और उसके बाद अब ठीक ठाक कंपनी चला रहा है। सेम इसी तरह मुझे आज़ाद कश्मीर से एक बंदे ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं भी मैट्रिक पास हूँ और मैं बड़ा ठीक ठाक किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आसान हैं कि अगर आपको कंप्यूटर लिटरेट हो, आपको सोशल मीडिया चलाना आता हो, आपको वहाँ से लर्निंग आपको आती हो, तो बहुत आसान है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जो आज के प्रोफेशंस हैं उसमें जाएँ। और अब अगला सवाल ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि 20 साल से बड़े हैं या 30 साल से भी बड़े हैं या 40 साल से भी बड़े हैं, तो आप मेरी एज में आ गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सलूशन बताता हूँ कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी तालीम कम है और आपकी अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। याद रखें कि दुनिया में 9 ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्होंने कभी ख़त्म नहीं होना। यानी दुनिया ख़त्म हो सकती है लेकिन ये जो 9 पेशे हैं ये पूरी दुनिया में हर दौर में कायम रहेंगे। सारे इंसान भी गायब हो जाए ना यहाँ से, फिर भी ये पेशे कायम रहेंगे 9। और उन 9 पेशों में जो पहले 3 हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान। यानी इस दुनिया में रोटी की ज़रूरत भी रहेगी, कपड़े की ज़रूरत भी रहेगी, मकान की ज़रूरत भी रहेगी। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है, या आप खाने पीने का जो चीज़ है या फील्ड है उसको चूज़ कर लें, या फिर आप कपड़े की इंडस्ट्री को चूज़ कर लें, या फिर आप मकान की इंडस्ट्री को चूज़ कर लें। और ये इतनी बड़ी वैरायटी, इतनी बड़ी फील्ड्स हैं कि आप खप जाएंगे, आपकी नस्लें खप जाएंगी लेकिन ये फील्ड ख़त्म नहीं होगी। आप देखें कि रोटी के अंदर कितनी वैरायटी है, यानी आप अजनास से ले के जो कुक्ड फूड तक ले लें, कितनी बड़ी वैरायटी है। सिर्फ आप ओलिव ऑयल जो है वही बेचना शुरू कर दें तो यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर मांग ख़त्म नहीं हो सकती उससे। आप सिर्फ गंदम का या आटे का कारोबार शुरू कर दें, आप ख़त्म हो जाएंगे। आटे की ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी दुनिया में, पाकिस्तान में भी नहीं होगी। आप सब्जियों का काम शुरू कर दें, यानी आप मुक जाएंगे, सब्जियां नहीं मुकेंगी, उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। रोज़ इंसानों को, लोगों को सब्जियों की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ अंडों का कारोबार कर लें, अंडों की ज़रूरत भी पूरी दुनिया में रहेगी। जहाँ पे लोग नाश्ता करेंगे वहाँ पे अंडा भी चाहिए होगा उनको। आप गोश्त की फील्ड देख लें, यानी पाकिस्तान यकीन करें कि ज़ेर तामीर है, इसमें आज तक गोश्त के लिए कोई अच्छी कंपनीज नहीं बनी। 2 4 कंपनीज बनी हैं और उनके पास काम ख़त्म नहीं होता। मैं ईद पे अपने बेटे को लेके गया साथ,
एक दुकान पे गए जो यहाँ गोश्त की दुकान है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई शख्स भी गोश्त का रेट नहीं मालूम कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छी उन्होंने शॉप बनाई हुई थी और उसके बाद बड़ा साफ़ सुथरा गोश्त था अंदर, बड़ा सिस्टम के तहत चीज़ें चल रही थी। वो गोश्त उठाते थे, मशीन के सामने स्कैन करते, कुर्र की आवाज़ आती थी, साथ ही आपका बिल बन जाता था कि ये इतने पैसे हैं, लोग पैसे पे करके चले जाते थे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अभी ये मार्केट डेवलप ही नहीं हुई, एक दो कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। लिहाजा आप अगर काम करना चाहें इसमें तो आप यकीन करें कि आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, गोश्त की डिमांड ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह कुक्ड फूड है, आप देख लें, आप उसके अंदर फूड पैंडा जैसी अभी बहुत सारी ऐप्स बनी है पाकिस्तान के अंदर। फूड डिलीवरी जो है बहुत बड़ा काम है। अभी आप फूड पैंडा भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% एरिया को कवर कर सका है। 95% एरिया तो अभी वहाँ पे फूड पैंडा है ही नहीं, वहाँ पे कोई ऐप है ही नहीं जो खाना डिलीवर कर सके, लोगों को खुद जाके करना पड़ता है। दूध की इंडस्ट्री देख लें, पाकिस्तान चौथे नंबर पर दूध की प्रोडक्शन में दुनिया में, लेकिन यहाँ पे खालिस दूध नहीं मिलता। किसी बंदे से पूछ लें, वो आपको ये कहता हुआ नजर आएगा, यार कोई बंदा है जो हमें खालिस दूध देते। चीज़ देख लें, पाकिस्तान के अंदर अभी एक पहली कंपनी बनी है जो फ्रांस से आई है, जिसने लाहौर में चीज़ बनानी शुरू की है। इतनी बड़ी मार्केट है, चीज़ की कंपनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बनाती हो, उसको देख लें। सिर्फ देसी घी को देख लीजिए, मैं एक शख्स साहब को जानता हूँ लाहौर के अंदर है, जिन्होंने ये ग्रास ईटिंग काउस पाल रखी हैं। 2000 ग्रास ईटिंग काउस है। और ग्रास ईटिंग काउस कौन सी होती है? वो गाय होती है जो सिर्फ घास चरती है और वो दूध बहुत कम देती है घास चरने वाली, लेकिन उसका जो दूध होता है और उसका जो घी होता है वो बड़ा शानदार होता है, मक्खन भी बड़ा शानदार होता है। तो वो साहब अब जो घी बनाते हैं वो सारे का सारा यूई शिफ्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो 45,000 में 1 kg घी बेचते हैं। उससे 45,000 रुपये kg घी गाय का, और यूई के अंदर वो बिक जाता है सारे का सारा। इस तरह मैं एक साहब को जानता हूँ जो ये हुंजा वगैरह की साइड पर सलजीत इकट्ठी करके, सलाजीत होती है आपने देखा होगा, सलाजीत इकट्ठी करके वो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी वहाँ पे खप जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अचार बनाते हैं, जो चटनियाँ बनाते हैं, यकीन करें वो बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास काम ख़त्म ही नहीं होता। शहद, अच्छी शहद जो है, पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों को अच्छी शहद मिलती नहीं बाकायदा खालिस हो, वो है। साफ़ पानी आप देख लें, पीने का पानी जो है ना, कितनी कंपनीज हैं लेकिन इसके बावजूद पानी की डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। तो आपके पास जो है ना फूड है, फूड इतनी बड़ी फील्ड है कि अगर आप कोई एक फील्ड ले लेंगे तो वो कभी फील्ड ख़त्म नहीं होगी। हमने अभी फूड पे काम करना शुरू किया ना, गुरु जाहिद के साथ मिलके हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो इंसान को बड़ा जिसका फ़ायदा हो। एक हमने नाश्ता लॉन्च किया था पिछले दिनों, वो इतनी डिमांड है, यकीन करें आप, हमारा ख्याल था कि शायद हम एक आध ही बनाएंगे और उसके बाद ये ठुस हो जाएगा, लेकिन आप हैरान होंगे कि मुसलसल मशीनें चल रही हैं और हमारी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने खालिस चीज़ बना के लोगों को दे दी। वो एक लिक्विड सा है, आप उसको पकाते हैं खीर की तरह, सुबह आप उसको खा लेते हैं तो एक तो आपकी हड्डियां तगड़ी हो जाती हैं, आपके जो दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है, आपको नींद बड़ी ज़बरदस्त आती है, आपके अंदर एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इसके साथ साथ जो मर्दाना जनाना मसाइल हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं। साथ आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स बड़े ज़बरदस्त डेवलप होते हैं, फिर आपको डायबिटीज़ में, फिर आपको जोड़ों के दर्दों में बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होती है। नेचुरल है तो उसके साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, वगैरह वगैरह है, सारी चीज़ें नेचुरल उसके अंदर। अब क्योंकि सारी नेचुरल है और 100% हमने उसको अपनी निगरानी में बनाया, तो अब उसकी ठीक ठाक मार्केट क्रिएट हो गई। और उसको देख के अब हम 10-12 और प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे ये होता है ना, जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है, तो जॉइंट्स के दर्द के लिए हमने एक आयल बनाया जो एसेंशियल आयल्स के साथ है। जो ही आप लगाते हैं थोड़ी देर बाद आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। माथे के ऊपर लगाएंगे सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, जोड़ों के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे दर्द ख़त्म हो जाएगा, मसल्स अगर आपके क्रैम्प कर गए और मसल्स के ऊपर जब लगाएंगे तो वहाँ से वो दर्द ख़त्म हो जाएगा आपका। सेम इसी तरह जो मर्दों के इश्यूज़ हैं ना, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे मैं कहता हूँ सब कॉन्टीनेंट के इशू अंदर इशू है, मर्दों के मसाइल जो हैं, उसमें हमने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, यानी टोटल नेचुरल, 100% नेचुरल, और उसकी इतनी बड़ी मार्केट है। अभी हमने लॉन्च नहीं की, उससे पहले ही सारी बिक गई है वो। उसकी वजह हमने बनाई बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, वो हम अनकरीब उसको मार्केट कर रहे हैं। फिर इस तरह औरतों के जो मसाइल हैं, क्योंकि जब औरतें ओल्ड एज में चली जाती हैं 40 साल के बाद, तो उनके हड्डियों में दर्द हो जाता है, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, उनके मसल्स लटक जाते हैं और चिड़चिड़ी हो जाती है, मेनोपॉज हो जाती हैं, तो उनके लिए हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ बना रहे हैं और वो नेचुरल है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बच्चों के लिए हम एक चीज़ बना रहे हैं कि सुबह बच्चे नाश्ता नहीं करते तो हमें उनको एक लिक्विड पिलाएंगे जो जैसे इंश्योर टाइप है, लेकिन इंश्योर क्योंकि केमिकल है
तो ये हमारा ये जो नाश्ता है केमिकल नहीं है, तो बच्चों को पिलाएं सुबह एक गिलास और उसके बाद आप भेज दें, सारा दिन बड़े ठीक ठाक तगड़े दौड़ते भागते रहेंगे और बड़ी उनके अंदर स्पिरिट आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। उसकी वजह ये कि मार्केट इतनी बड़ी है और मार्केट में लोग क्योंकि यकीन नहीं करते लोगों के ऊपर, और हमने कोशिश की है कि जो चीज़ भी बनाए खालिस बनाए। जैसे कि हमने ओलिव ऑयल जब हमने लॉन्च किया ना अपना, तो उसमें हम उसकी बाकायदा वीडियो बनाते हैं कि ये देखिए ओलिव है, ये उनको उतारा गया है, ये मशीन है जिसके अंदर से निकाला जा रहा है, और ये मशीन जो है वो क्यों आपको अच्छा ओलिव ऑयल देती है और इसके फ़ायदे आपको क्या कहें। सरसों का तेल है वो हमने मार्केट किया हुआ, बट हर तरफ से उसके ऑर्डर आ जाए और लोग कहते हैं जी हमें साल के लिए बुक कर लें बेशक। उसकी वजह खालिस चीज़ें नहीं मिलती। तो आप इस फूड स्टफ़ के अंदर चले जाएँ, आप यकीन करें कि आप खप जाएंगे, आपकी नस्लें खप जाएंगी, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होगा। इस तरह कपड़े हैं, आप देखें, आप सिर्फ कपड़ों की मार्केट्स आप कभी चेक कर लें पाकिस्तान के अंदर, यानी कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे कपड़े बेचने वाले लोग ना हो। गारमेंट्स जो है पाकिस्तान लीड कर रहा है इसको दुनिया में, आप हैरान होंगे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें बाहर से जो गारमेंट्स के ब्रांड्स आए नाकाम हो गए, क्योंकि उसकी वजह है कि हम अपना कपड़ा बहुत अच्छा बना रहे हैं। पाकिस्तान के अपने अपने जो ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप देख लें, ख़वातीन के ब्रांड्स हैं, बच्चों के ब्रांड्स हैं, मर्दों के ब्रांड हैं, बुज़ुर्गों के ब्रांड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप कपड़े की इंडस्ट्री में आ सकते हैं, क्योंकि कपड़ा तो इंसान ने नहीं पहनना है, कुछ भी हो जाए नंगा तो नहीं फिरेगा। तो जब आपके पास ये मार्केट है आप उसका शेयर ले लें। सिर्फ आप आज़ार बंद बनाना शुरू कर दें ना, आप यकीन करें, तो पाकिस्तान में आपका काम नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हर आदमी को हर शलवार में 2-2 नाले चाहिए होते हैं, एक नाला गुम हो जाता है उसका। आप वो बनाएं, और साइंटिफिक ज़रा ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा नाला बनाया जी। वो एक ऐसे वाहियात किस्म के नाले बनाने की क्या ज़रूरत जो पुराने ज़माने में चलते होते थे, वो है। इवन आप सिर्फ तस्मे बनाने शुरू कर दें जूतों के, तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा आपका। मफरल बनाना शुरू कर दें, काम कभी ख़त्म नहीं होगा, आप हैरान होंगे। कफलिंग्स जो होते हैं उसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में अभी बनी ही नहीं, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री चाहिए उसको, इतनी ज़्यादा उसको डिमांड है उसकी, वो कर लें। इवन ये जो रुमाल होते हैं आप देख लें, ये रुमाल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं जाता हूँ, वो 5-5 हज़ार का रुमाल बेच रहे होते हैं, इससे 150 का भी नहीं होता। आप कितनी, इस तरह आप बनियानों की इंडस्ट्री देख लें, आप जराबों की इंडस्ट्री देख लें, अच्छी किस्म की जराब तो हमने अभी बनाई ही नहीं। मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद के अंदर, उनकी जराबों की फैक्ट्री है, 22,000 लोग मुलाजम है, सिर्फ जराबें बनाते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। और वो पाकिस्तान के अंदर भी डिमांड पूरी नहीं होती, बाहर भी डिमांड पूरी नहीं होती, धड़ाधड़ सिर्फ वो सॉक्स बना रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी, आप ये जो ट्रैक सूट्स होते हैं बहुत बड़ी डिमांड है इसकी, जराबों की बहुत बड़ी, ये जो स्पोर्ट्स सॉक्स हैं उसकी बड़ी मार्केट है। तो मार्केट है बहुत ज़्यादा कपड़े की, आप उसके अंदर जाएँ। और जो थर्ड है वो मकान है। मकान की 600 चीज़ें होती हैं। जब आप एक मकान बनाते हैं तो 600 चीज़ें चाहिए होती हैं, 600 चीज़ें आप इसकी मार्केट है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में हर साल 20 लाख नए मकानों की ज़रूरत पड़ती है, यानी पाकिस्तान में हर साल 20 लाख नए मकान चाहिए होते हैं। और 20 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 600 से, 600 प्रोडक्ट जो हैं 20 लाख घरों में लगते हैं। और फिर अगर साथ साथ ज़ाहिर है लोगों पुराने घर हैं वो भी ख़राब होते हैं, चिटनियाँ तो वहाँ पे भी चाहिए होती हैं। तो 600 प्रोडक्ट मकान से रिलेटेड है, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो रोटी कपड़ा और मकान 3 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इसमें आ जाएँ। इसके बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन होती है, और हेल्थ अभी पाकिस्तान में बहुत पुअर है। हम अभी तक वैक्सीनेट नहीं कर सके लोगों को, इतनी बड़ी मार्केट सिर्फ वैक्सीन की है। और पाकिस्तान में जो सरकारी अस्पताल है बहुत पुअर हैं, आप देख लें। और उसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। पाकिस्तान प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत पीछे है। हमने अभी हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान के अंदर अभी लॉन्च की है, यानी 2023 में 2022 में ये जो हेल्थ कार्ड है वो भी अभी पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर नहीं मिले। और जब 23 करोड़ लोगों के पास हेल्थ कार्ड्स होंगे तो फिर उनको डॉक्टर भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए। तो आपको नए अस्पताल चाहिए होंगे, नए डॉक्टर चाहिए होंगे, नए क्लिनिक्स चाहिए होंगे। तो इतनी बड़ी मार्केट है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है जो बुरे से बुरे हालात में भी बहुत तेज़ी से तरक्की करती है। इस वक्त भी रिसेशन है, लेकिन फार्मास्यूटिकल वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जो इस दौर में भी बड़ी तरक्की कर रही है और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। तो उसके अंदर आप देख लें, तो हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस फील्ड को में जा सकते हैं। फिर एजुकेशन है, सरकारी स्कूलों की मतमारी की और सरकारी कॉलेजेस तबाह हो गए हुए हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ जो काम नहीं कर रही। तो कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। मैं लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में गया, 47,000 स्टूडेंट थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 47,000 स्टूडेंट, और वह गंदे नाले के ऊपर बनी, बू आती है वहाँ पर। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री एजुकेशन की। इस स्कूल्स देख लें, कितने बड़े स्कूल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ख़त्म ही नहीं होते। इवन उनके लिए यूनिफॉर्म है वो भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर सिर्फ आप उसी में 1% भी अगर आप अपना शेयर ले लें तो आप कहीं से कहीं निकल जाएंगे। उसके बाद जो छठे नंबर पे आती है इंडस्ट्री वो कार है, गाड़ी, कन्वेंस होते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, आप यकीन करें
कि अभी गाड़ियाँ 1-1 करोड़ रुपए को टच कर रही हैं, आम छोटी सी गाड़ियाँ, लेकिन वो अगर आप वहाँ जाके चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एडवांस में चल रही है, ओन पे बिक रही है गाड़ी। और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों के अंदर है कि जहाँ गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है महंगी होती जाती है। आपने 30 लाख रुपए में गाड़ी ली, जब आप 5 साल बाद उसको चला के बेचेंगे तो 50 लाख में बेचें। तो ये इतनी मौज कहाँ पे होती है? जो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर सेविंग आती है उसके बाद कि इंसान सेविंग, आप यकीन करें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हमने कदम ही नहीं रखा इस फील्ड के अंदर। आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग या ऐसी कंपनीज मौजूद नहीं है जो आपको सेविंग की ट्रेनिंग दे सकें कि आपने सेविंग करनी कहाँ है, कौन सा शेयर लें, कौन सा शेयर ना लें, कौन सा शेयर कब लें, कब उसको बेच दें, या कौन से आपको बॉन्ड्स खरीदने चाहिए, कौन से आपको बॉन्ड्स छोड़ देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में और अभी ये डेवलप ही नहीं हुई। तो आप इस मार्केट में जा सकते हैं। फिर इस तरह लग्जरी आइटम्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे लग्जरी आइटम्स बेचते हैं। कुछ लोग हैं, मैं नौजवानों को जानता हूँ, यूरोप के अंदर जाते हैं, वहाँ से कुछ 40-50-60 जो है ना वो जूतों के जोड़े ख़रीद लाते हैं। बड़े बड़े महंगे होते हैं, $2,000 का, $4,000 का। एक कोई बैग्स ले आते हैं, वो बैग्स ला के बेचना शुरू कर देते हैं। लग्जरी आइटम्स हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, घड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। आपने इमरान खान साहब से रिलेटेड एक घड़ी का तो आपने सुन ही लिया होगा कि वो कितनी कितनी जगहों पे बिकी और कितनी बड़ी उसकी मार्केट बन गई। तो वो लग्जरी आइटम्स की मार्केट बहुत बड़ी है पाकिस्तान में। और आखिरी चीज़ जो ट्रैवल, क्योंकि इंसान जो है वो 8वें नंबर पे जाके ट्रैवल करता है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री जो है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री अभी पाकिस्तान में डेवलप ही नहीं हुई। पाकिस्तान में अभी भी लोकल लेवल पे ऐसी कंपनीज नहीं है कि जो आपको लोकल ट्रैवलिंग करवा सकें, लोकल टूरिज्म करवा सकें। तो बहुत बड़ी फील्ड है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, तो फिर आप पहली वाली फील्ड में चलें। सोशल मीडिया है, साइबर सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर, और वो जो आज की मार्केट जो मैंने आपको बताई 4। और अगर आप नहीं हैं तो फिर ये जो 8 मार्केटें हैं, आप इनमें से किसी एक में चले जाएं, आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो आज का जो प्रोफेशन है हमेशा उसमें जाना चाहिए। प्रोफेशन ऑफ टुडे जो है उसके अंदर आप अडॉप्ट करें, पैसे आपको उसमें मिलेंगे। तो अब इसी आज के सेशन में अब जो अगली स्टेज है वो आपको मैं बताता हूँ। और इसमें प्रोफेशन में याद रखिएगा कि ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए। जो अगली 2 है पार्ट, वो ये है कि ग्रोथ हो जिसके अंदर, यानी कोई ऐसा प्रोफेशन आपको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए जिसमें आप ग्रो ना कर सकें। तो जब भी आप कुछ जॉब करें या आप कोई कारोबार करें तो आपको अपनी ग्रोथ को उसमें चेक करना चाहिए। लोग ग्रोथ का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये देखें कि आज आप ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें 30,000, तो साल के बाद आप क्या 35,000 पे भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर तो आपको ये नज़र आता है कि साल बाद 35,000 40,000 रुपया हो जाएगा आपका, तो फिर आपके लिए ये प्रोफेशन ठीक है, क्योंकि इसमें चले कुछ ना कुछ तो आपने गेन किया एक साल के अंदर। और 2 साल के बाद उस जो आपकी तनख्वाह है या आप जो पैसे कमा रहे हैं उससे डबल हो जाना चाहिए। अगर 2 साल बाद यानी तीसरे साल में अगर वो डबल नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो जानी चाहिए 2 साल के बाद। तीसरे साल में आपको आपकी इनकम जो है डबल मिलनी चाहिए उसको। और 5 साल बाद जो है वो आपकी इनकम 3 गुना हो जानी चाहिए। यानी अगर आपने 30,000 से स्टार्ट किया तो 5 साल बाद आपके पास 90,000 रुपया उस प्रोफेशन में होना चाहिए। अगर 90,000 तीसरे साल भी आपको नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए या आपने उस प्रोफेशन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और 10 साल बाद जो है वो आपको उसकी पीक पे जाना चाहिए। मसलन हर एक प्रोफेशन की पीक होती है, और पीक होती है, फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रोफेशन है जो 10 साल बाद 5 लाख रुपया लोग ले रहे हैं, तो आपको 10 साल बाद 5 लाख रुपया फिर लेना चाहिए उसमें। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा 10 साल बाद 5 लाख रुपया, तो फिर आप एक रॉन्ग प्रोफेशन में। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस ग्रोथ को भी आपने ज़हन में रखना होता है। और अगर आप ग्रो नहीं करते उस फील्ड में तो फिर वो फील्ड आपके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह प्रोफेशन में जो होता है अंडरस्टैंडिंग, कि हर इंसान याद रखिएगा कि कोई एक आध चीज़ होती है जिसको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि कुछ चीज़ें हमें बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आपने जब भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है तो आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके कान बड़े अच्छे होते हैं, वो हर किस्म का म्यूज़िक सुन के फ़ौरन उसकी धुन बना लेते हैं या वो म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। सेम इस तरह कुछ लोग होते हैं जो रंग देखते हैं तो फ़ौरन उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं, पेंटिंग्स वगैरह को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जो कपड़े को देखते हैं तो फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो वो वीइंग जो होती है उनको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसे बुनत कहते हैं।
तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। कुछ लोग, उनका मैथमेटिक्स बड़ा तेज़ होता है, फ़ौरन कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो अगर आप कैलकुलेट अच्छा कर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपके लिए मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है, अकाउंटिंग बड़ा अच्छा है आपके पास। और कुछ लोग जो होते हैं वो फासले बड़ी जल्दी नाप लेते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ट्रैवलिंग के लिए या टूरिज़्म के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। जो मैंने कल आपको MBTI के बारे में बताया था, तो उसके अंदर ये चीज़ है कि आपके अंदर टेंडेंसी किस चीज़ की है। अगर आप चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कोई एक सेक्टर है जिसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपका प्रोफेशन वही होना चाहिए। यानी जहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको पढ़ाते हुए अच्छा लगता है तो फिर आपको टीचिंग करनी चाहिए। आपको अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है तो फिर आपको म्यूज़िक की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छी लगती है तो फिर आपको स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो फिर आपको बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप बड़े ओबीडिएंट हैं तो फिर आपको जॉब करनी चाहिए। तो जो चीज़ आपको जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती है, जैसे आप जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको हमेशा प्रोफेशन वो अडॉप्ट करना चाहिए। और जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, याद रखें कि उसमें आप कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे। और जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं होगी, जिस जगह पे भी, वो आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है। वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ख्वाह आप कितना ही अच्छा काम कर लें। और आखिरी जो चीज़ है जो करियर में और प्रोफेशन में, वो होती आफ्टर रिटायरमेंट। ये याद रखें कि जब भी आपको काम स्टार्ट करते हैं तो आपने कभी ना कभी रिटायर ज़रूर होना होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मरने तक काम करते रहें। लोग मरने तक काम करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद रिटायर ज़रूर होते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि जब एट द एज ऑफ 60, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 60 साल की उम्र तक कहा जाता है कि इंसान के सारे आर्गन्स, इंसान का सारा जिस्म काम कर रहा होता है। जो मर्द होता है ना, मर्दों के बारे में कहा जाता है कि 40 से लेकर 60 साल, ये जो 20 साल होते हैं, इनके बेस्ट साल होते हैं इनकी ज़िंदगी के। और 60 साल के बाद अचानक डिक्लाइन करते हैं। यानी 60 साल जब आपकी एज होगी तो 65 साल जब आप होंगे, 5 साल, तो आप हैरान ही रह जाएंगे इन 5 सालों में क्या क्या आपने लूज़ कर दिया। क्योंकि एकदम ऐसे नीचे गिरता है मर्द जो होता है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो याद रखें कि जब आपने रिटायर होना है तो उस रिटायरमेंट पे आपके प्रोफेशन को आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाएं तो आपने रिटायरमेंट भी कैलकुलेट करनी है कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे क्या मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट या एट द एंड ऑफ कैरियर आपको क्या मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट स्टार्ट हो रही है। अगर आपको वो एक लमसम और अच्छी अमाउंट नहीं देते तो फिर आपको उस प्रोफेशन का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो आपके पास वाकई कुछ नहीं बचेगा। फिर जो ब्रांड होगा या फैक्ट्री होगी या फिर आपका जो मालिक होगा वो आपको खाली हाथ घर भेज देगा। वो नहीं, उस काम में नहीं जाना। और सेम अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हो या अपना काम का जो लोड है उसको कम कर रहे हो, तो आपके पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि वो एसेट्स आपकी बाकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं। आप बड़े आराम से बाकी ज़िंदगी घर में बैठ के मज़े से गुजार सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हो, आप विज़िट कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप अपने घर का ख़र्चा चला सकते हो, आप अपने बच्चों की शादियाँ कर सकते हो या अपने पोते पोतियाँ जो उनकी तालीम का ख्याल रख सकते हैं। अगर तो वो प्रोफेशन आपको इतने पैसे दे रहा है कि रिटायरमेंट के बाद आप एक खुशहाल 20-25 साल गुजार सकते हैं, फिर बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर वो प्रोफेशन एट द एज ऑफ 60 आपको अचानक उठा के बाहर फेंक देता है और आपके पल्ले कुछ नहीं होता, तो फिर आप एक गलत प्रोफेशन में हैं, फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लेक्चर्स में हमने 4 चीज़ें सीखी। पहली बात तो ये है कि आपने अगर कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो उस प्रोफेशन में जाएं जो आज का प्रोफेशन है। आपको आज के दौर में टांगा ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि टांगा सवारी नहीं है, या आज के दौर में लाइटें या मोमबत्तियाँ बनाने की फैक्ट्री लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आज के दौर में अगरबत्तियों की इंडस्ट्री लगा के आपको ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि दुनिया आगे चली गई हुई है। आपको आज के प्रोफेशंस के मुताबिक जाना चाहिए। उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो इस वक्त हाई पेड प्रोफेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आज की आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको मैंने 8 प्रोफेशन दूसरे बता दिए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान है, सेहत और तालीम है, कार है, सेविंग है, लग्जरी आइटम्स हैं और टूरिज़म है। तो आप इन इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। और फिर जब भी आपने प्रोफेशनल अडॉप्ट करना है तो आपने अपनी ग्रोथ चेक करनी है कि क्या उसके अंदर ग्रोथ है, कि आज के 1 साल बाद, 1 साल के बाद 3 साल, यानी 2 साल के बाद, वो 5 साल बाद और 10 साल बाद आप कहाँ होंगे। अगर तो वो आपको जवाब दे रहा है प्रोफेशन के 10 साल बाद आप यहाँ होंगे तो फिर आप ज़रूर उसको अडॉप्ट करें। और अगर वो आपको नहीं ये इसका जवाब दे रहा तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं। और थर्ड, अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपको उस प्रोफेशन में जाना चाहिए। और फोर्थ और आखिरी चीज़ ये है कि जब आप रिटायर होंगे तो क्या वो प्रोफेशन आपको इतने एसेट्स देगा
कि आप उससे बाकी 20, 25, 30 साल गुजार सकें। अगर तो वो दे रहा है तो फिर आपको उस प्रोफेशन में ज़रूर जाना चाहिए, और अगर इसका जवाब नेगेटिव है तो फिर फौरी तौर पे आपको पुल आउट कर लेना चाहिए अपने आप को उस प्रोफेशन से, फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आज के दिन में हमने ये 4 चीज़ें आपको सिंपल सी समझाई हैं। इनके ऊपर जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपके लिए अपना कैरियर बनाना, अपने लिए प्रोफेशन अडॉप्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और कल के दिन हमारा तीसरा इसमें सेशन होगा, तीसरी क्लास होगी, और इस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए जॉब बेहतर है या फिर आपके लिए बिज़नेस बेहतर है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको किस वक्त उसे बिज़नेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस की ग्रोथ कैसे मॉनिटर की जा सकती है, और उस ग्रोथ के लिए आप फार्मूला क्या बना सकते हैं। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह ताला आपको तीसरी क्लास में, तीसरे सेशन में आपसे मुलाकात होगी।